प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर दीप प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया मॉडल प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देख रहे थे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया था। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और विभिन्न विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हिंदी कोर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो टोटल था 120। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 121 से 152 तक है। 2 अंक का इसका क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका शुरू होता है, यहाँ से आपका शुरू है 121 नंबर क्वेश्चन 2 अंकों के लिए। तो 121 क्वेश्चन है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने दिया है, कवि कविता को बच्चे के उस खेल की भांति मानते हैं जिसमें कोई छल कपट प्रपंच और गंभीर उद्देश्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों से खेलते हुए कल्पनाओं को सर्वमंगलकारी बना देते हैं। कविता बच्चों की भांति बिना भेदभाव किए, बिना डरे और सीमाओं की परिभाषा को भूलते हुए संपूर्ण विश्व को अपना घर मान लेता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत में कवि का खेल क्या है। तो कविता में कवि का खेल शब्दों के माध्यम से कविता रचने की रचनात्मक प्रक्रिया है। 124 है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन नाम के अनुसार लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाना चाहती थी। 125 है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो जो मनुष्य बाजार से आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं वह बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चीजें बेचते हैं वहां भी बाजार सार्थक हो जाता है। इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या करती है। तो इंद्रसेना में गांव के 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के सभी लड़के नंग धड़ंग उछल कूद शोर शराबे के साथ कीचड़ मिट्टी को शरीर पर मलते हुए घर घर जाते हैं और बोल गंगा मैया को जय का नारा लगाते हुए पानी की मांग करते हैं। ये आस्था के कारण इंद्र देवता से बारिश करने के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा करते हैं। 127 ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था। तो ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम हो जाता था। बच्चे बूढ़े या जवान ढोलक की आवाज से सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था और वे सभी उत्साह से भर जाते थे। लोग भले ही बीमारी के कारण मर रहे थे, लेकिन जब तक जीवित थे ढोलक की आवाज के कारण उन्हें मरने का भय नहीं सताता था। ढोलक की आवाज से उनका दर्द कम हो जाता था और वह आराम से मर सकते थे। लेखक ने जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्यों कहा है। तो जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो। कभी कभी अचानक ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य अपना पेशा बदलने को बाध्य हो जाता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भूखमरी और बेरोजगारी अपने आप आ जाएगी। बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं। तो पतंग उड़ाते समय बच्चे जब कभी छत की खतरनाक दीवारों एवं मुंडेरों के नीचे गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में चोटिल होने से बच जाते हैं, तब वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं और फिर दुगनी जोश से पतंगे उड़ाने लगते हैं। कवि ने किसके उड़ान को सीमित बताया है और क्यों। तो कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक शक्ति एवं ऊर्जा होती है।
तुलसीदास जी ने पेट की आग को सबसे बड़ी आग क्यों बताया है? तो शरीर को चलाने हेतु पेट का भरा होना आवश्यक है और पेट भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। भिखारी से लेकर बड़े बड़े लोग भी पेट की आग शांत करने में लगे रहते हैं। इसलिए पेट की आग को बढ़ावनी से बड़ी कहा गया है, क्योंकि बढ़ावनी प्रयत्न द्वारा शांत हो जाती है। बादल राग कविता में शोषक किसे कहा गया है? तो कवि ने कविता के माध्यम से पूंजीपतियों को संबोधित किया है। ऐसे पूंजीपति जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें कवि ने शोषक कहा है। बाजार जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर है, बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना जरूरत के वहां ना जाए। बाजार की हर वस्तु को ललचाई दृष्टि से ना देखें, आवश्यकता की चीजें ही खरीदे। लेखक के शब्दों में वहां खाली मन ना जाए। 134 है, समय पर वर्षा ना होने पर गांव वाले क्या क्या उपाय करते थे? गांव वासी अपने आस्था के अनुसार इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक रूप से पूजा पाठ कराते, कथा कीर्तन एवं रात्रि जागरण आदि सारे कार्य करते। इन सब उपायों के बाद भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र सेना आकर इंद्र देवता से जल वर्षण की प्रार्थना करती थी। शिरीष के फूल और फल के स्वभाव में क्या अंतर है? तो शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं, जबकि फल अत्यधिक मजबूत होते हैं। वे तभी तक अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल और नए पत्ते मिलकर उन्हें धकिया कर बाहर नहीं निकाल देते। लुट्टन पहलवान की दरबार से किसने और क्यों निकाला था? तो लुट्टन पहलवान को दरबार से किसने और क्यों निकाला था? यहाँ की जगह को हो जाएगा। तो राजा के बेटे ने लुट्टन पहलवान और उसके बेटे को दरबार से निकाल दिया, क्योंकि उसे पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी और वह घुड़सवारी का शौकीन था। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, 137 से 139 के उत्तर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। सारे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा प्रश्नों को तैयार किया गया, फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 137 नंबर क्वेश्चन, मानव क्या है? तो मानव क्या है, तो इसी से आपको खोज के आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी से खोज के आपको देना है। मानव अपने आप में जीता जागता धर्म या उसका प्रतीक है। तो यही आंसर को यहाँ लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न धर्मों का क्या कारण है? तो मानव की अपनी प्रकृति, परिस्थिति, वातावरण, आस्था और निष्ठा के कारण ही धर्म के अलग अलग रूपों, मतलब विभिन्न धर्मों की धारणा बनी हुई है। धर्म मनुष्य को अनुशासित क्यों कहा गया है? तो धर्म मनुष्य के लिए और मनुष्य धर्म के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए उन्हें अनुशासित कहा गया है। आलोक धनवा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो आलोक धनवा का रचना है दुनिया रोज बनती है और दूसरा है जनता का आदमी। फणीश्वर नाथ रेणु का है ठेस और रस प्रिया। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। जूझ कहानी का मूल भाव क्या है? तो जूझ का अर्थ होता है जूझना या संघर्ष करना। इसमें कथानायक आनंद ने विद्यालय जाने के लिए अतिशय संघर्ष किया है। यह शीर्षक एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गवाही जीवन के खुरदरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रकट करता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाने वाले प्रमुख पुरातत्ववेत्ता कौन कौन थे? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के प्रमुख पुरातत्ववेत्ता राखल दास बनर्जी हैं, जिन्होंने 1922 में इस स्थल की खोज की थी। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में बड़े पैमाने पर खुदाई हुई, जिसमें के.एन. दीक्षित या काशीनाथ नारायण दीक्षित और अर्नेस्ट मैके जैसे पुरातत्वविदों ने भी योगदान दिया। किशन-दा के चले जाने के बाद भी यशोधर बाबू ने किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की थी? तो यशोधर बाबू ने किशन-दा के दिल्ली से चले जाने के बाद निम्नलिखित परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। पहला, साहित्यिक परंपरा। तो किशन-दा की कविताओं और साहित्य शैली को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना। दूसरा है भाषा और शैली। तो हिंदी भाषा की उस शैली को संरक्षित करना जिसमें किशन-दा ने अपने काव्य रचनाएं की थी। तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तो धार्मिक कथाओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को संरक्षित करना जो किशन-दा के कार्यों में प्रकट होते हैं। उसके बाद है यशोधर बाबू ने किशन-दा की इन परंपराओं को जीवित रखकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
उसके बाद फिर गद्यांश और 145 से 147 के आंसर को आपको देना है। तो ये गद्यांश को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय संगीत से आप क्या समझते हो? तो शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जो विशिष्ट नियमों पर आधारित होता है, जैसे कि उसे किस छंद में होना चाहिए, किस राग में गाया जाना चाहिए और गायन के स्तर क्या होने चाहिए। लोकगीतों के गायक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो लोकगीतों के गायक के लिए शास्त्रीय संगीत के नियम जैसे छंद, राग या स्तर महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने स्तर के पूर्वानंद को उस गीत की कड़ियों में उड़ेल कर, मतलब पूरी तरह शामिल कर अपने सहज अनसधे गले से गाना। 47 है, लोक गीतों का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे उन लोगों को भी अपने जादू में बांध लेते हैं, यानी मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जो ना तो उस लोक संगीत को समझते हैं और ना ही उस लोक भाषा को जानते हैं जिसमें वे गीत गाए जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जैनेन्द्र कुमार की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका और दूसरा परिमल। जैनेन्द्र कुमार का है त्यागपर और सुनीता। फिर है मोहनजोदाड़ो की जल निकासी व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो जल निकासी के लिए नालियां व नाले बने हुए थे जो पक्की ईंटों से बने थे। ये ईंटों से ढके हुए थे। आज भी शहरों में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। पहले दिन शरारती लड़के चौहान ने लेखक के साथ क्या किया था? तो पहले दिन एक शरारती लड़के चौहान ने उसे बहुत तंग किया, जो उसकी धोती को बार बार घींचता था और उसके गमछे को इधर उधर फेंका था। यशोधर बाबू की पत्नी अपने पति से क्यों नाराज रहती थी? तो यशोधर बाबू की पत्नी अपने पति से नाराज रहती थी क्योंकि यशोधर बाबू पारंपरिक सोच रखते थे, जबकि उसकी पत्नी आधुनिक विचारों और बदलते समय के साथ तालमेल बैठाना चाहती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार कार्जिए की किस शैली को लेखक ने मोहनजोदाड़ो से प्रभावित माना है? तो लेखक संभवतः कार्जिए के शहरी नियोजन शैली, विशेष रूप से चंडीगढ़ शहर के डिजाइन को मोहनजोदाड़ो से प्रभावित माना है। तो बच्चों, ये थे आपके दीप प्रोजेक्ट मॉडल सेट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हिंदी कोर के प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों के वीडियो को भी देख लेंगे, मतलब प्रश्नों को देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।